हर हर महादेव। आज फलित ज्योतिष के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले टॉपिक में ग्रहों की अवस्थाएं और उसके बाद तारा के विषय में हमने आप सबको बताया और समझाया है। तो आशा है कि आप लोग उन विषय को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे और फलित ज्योतिष में हमारे साथ में आप सब आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा जो फलित ज्योतिष को लेकर के टॉपिक है, उसका टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र और बालारिष्ट योग। गंडमूल नक्षत्रों में किन प्रभाव के कारण बालारिष्ट, और शास्त्रों में तो गंडमूल नक्षत्र के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि यदि गंडमूल नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हो तो उसको निर्जर वन में छोड़ देना चाहिए, जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इसका क्या उपाय है, इस दोष का क्या समन है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जो लोग भी अपने से समझना चाहते हैं कि उनका नक्षत्र किस में हुआ है, गंडमूल में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लोग भी वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखेंगे। पूरे टॉपिक को जब आप सब देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जो भी छात्र पढ़ने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। संभवतः इसे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा पाएँ और उसके बाद फिर आपको गंडमूल के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारा प्रयास यही है कि सिर्फ आप एक बार इसको देखें, समझें और इसी से ही आप विषय को समझ जाएं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने पीछे भी बताया और फिर बता रहे हैं कि ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की गणना है। शास्त्रों में 27 नक्षत्रों की गणना की गई है। उनमें से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो केतु और बुध के हैं। ये याद रखिएगा कि 27 में से 6 नक्षत्र जिनके स्वामी ग्रह केतु और बुध हैं, सिर्फ वही 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? अश्विनी, पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह हैं और वो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। दूसरा आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र। फिर से एक बार नोट करके रखिए, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका मेन कारण और एक विषय है कि एक जल तत्व में आता है और दूसरा अग्नि तत्व में। एक जल तत्व में और दूसरा अग्नि तत्व में। ये काफी डीप विषय है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जल और अग्नि, इनका तालमेल आपस में नहीं हो सकता। जल यदि अग्नि से मिलेगा तो अग्नि को शांत कर देगा। अग्नि का स्वभाव बहुत तेज है। तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक हैं, एक जल तत्व की राशि में आएगा और दूसरा अग्नि तत्व की राशि में आएगा। एक जल तत्व में आएगा, दूसरा अग्नि तत्व में आएगा। तो इसलिए इस विषय को समझना आवश्यक है। और इसी समय इसी को गंडमूल कहते हैं। गंड माने जो होता है जोड़, किसी चीज का जोड़। तो जोड़ के समय वो अग्नि और जल जहाँ मिल रहे, उस समय पर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसकी भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। लेकिन इसका प्रभाव मैं आपको शीघ्र कर बताऊं, गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक अक्सर पिता के लिए अशुभकारी होते हैं। पिता के ऊपर इसका प्रभाव होता है। परंतु सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में पिता, भाई, बहन, नाना, नानी, ऐसे ऐसे करके इनका प्रभाव बट जाता है। अन्य अन्य नक्षत्र में अन्य अन्य प्रकार के लोगों के ऊपर इनका प्रभाव चला जाता है। दूसरा इसका विषय है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक कभी हरदम अशुभ ही नहीं होते हैं। कभी कभी इनको अच्छा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च प्रतिष्ठाएं भी इनको प्राप्त होती हैं, अच्छी जॉब इत्यादि लग जाती है। क्योंकि इसके प्रभाव जो कि जहाँ गलत है वहाँ पर अच्छे होने की भी संभावना अधिक होती है। तो वही है कि इनको ये वाली संभावनाएं भी इनके साथ में बनी रहती हैं। दूसरा, गंडमूल नक्षत्र
में हर किसी की पत्रिका में अलग अलग प्रभाव होगा। और उसका कारण है कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है, किस भाव में है, चंद्रमा के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, पापक ग्रह देख रहे हैं, शुभक ग्रह देख रहे हैं, चंद्रमा 6, 8, 12 में है या चंद्रमा लग्न केंद्र त्रिकोण में है। तो इस तरीके से बार बार प्रश्न बदल जाता है। फिर आता है अपना इसमें गंडमूल नक्षत्र के ही अंतर्गत में आपको मैं बताता हूँ कि अश्विनी आदि नक्षत्रों में जन्म लेने पर, जो 6 नक्षत्र हमने आपको बताए, इन नक्षत्रों में जन्म लेने पर क्या क्या फल होता है। तो जैसा कि पहला नक्षत्र अश्विनी, ये नक्षत्र केतु ग्रह का है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक राजा के जैसा जीवन व्यतीत करता है। अगर और चीज़ें अच्छी ठीक लग जाती हैं तो राजा के जैसा जीवन व्यतीत करता है। इस नक्षत्र में जन्मे बालक के पिता को कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। ये बात नोट करके रखिए कि इस जन्म में नक्षत्र में जन्मे बालक को कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। यह व्यक्ति समृद्ध होते हैं और जैसा मैंने बताया कि किसी न किसी ऊंचे पद पर अवश्य नियुक्त हो जाते हैं यदि और सारी चीजें सपोर्ट कर देती हैं तो। दूसरा नक्षत्र आश्लेषा। तो ये नक्षत्र में जो बालक जन्म लेते हैं वो अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हैं और माता पिता से परेशानियां तो होती रहती हैं, साथ में भाई व इनका संबंध, भाई के साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए बालक अनावश्यक धन खर्चा और भाई माता पिता इन सब के साथ संबंध अच्छे बना नहीं पाते हैं। दूसरा, फिर तीसरा नक्षत्र जो मघा, ये अभी आश्लेषा जो था इसका स्वामी बुध और मघा का स्वामी फिर से केतु। तो मघा वाले में जातक को माता पिता के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, जातक को माता पिता के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है। ये अत्यधिक धन कमाते हैं और समृद्ध होते हैं क्योंकि इनकी राशि सिंह बन जाती है और फिर सिंह पंचम भाव के काल पुरुष की पत्रिका में पंचम भाव की राशि भी है और सूर्य उसके स्वामी होते हैं। तो वहाँ पर कई चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए फिर आगे जाकर के आप देखेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी फिर से बुध हुए और यहाँ पर भी इन जातकों की अपने छोटे भाई से अनबन रहती है। अगर इनके छोटे भाई होते हैं तो उनके साथ इनकी बनती नहीं, ये स्वयं से भी नाखुश रहते हैं। अपनी माता के स्वभाव से यह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते, माता से भी इनका वैर बना रहता है, माता से भी इनका वैर बना रहता है। फिर पांचवा नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र विशेष करके बहुत ही त्याज्य है। मूल नक्षत्र का विशेष प्रभाव, क्योंकि इसके स्वामी एक तो ग्रह स्वामी होते हैं, एक नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो इसके राक्षस हो जाते हैं, मूल के स्वामी राक्षस, और जब राक्षस हो जाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं आता। मूल नक्षत्र में जन्मे बालक बहुत बार ऐसा देखा जाता है, सूखी लकड़ी में यदि आग लगा देना तो वो जल जाती, सूखी लकड़ी जल जाती है, इतना इनके पास ऐसा प्रभाव तेज होता है। इसीलिए ये परिवार के लिए बहुत हानि भी पैदा करते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मने वाले विशेष लोग बहुत हानि पैदा करते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जमीन और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इनके कारण माता पिता को कष्ट सहने पड़ते हैं। यह अत्यधिक खर्चीले होते हैं। मैंने बताया कि ये ऐसे बहुत ही उद्वेगी होते हैं, बहुत जिसे अनेक प्रकार के कार्यों में लग जाएंगे, उल्टा सीधा काम करके हानि पहुंचा देते हैं, अपने परिवार के लोगों को ये हानि पहुंचा देते हैं। सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन हो जाता गड़बड़ है। फिर से रेवती, यह नक्षत्र, इस नक्षत्र में जो जातक होता है स्वयं से संतुष्ट और खुश रहते हैं। इन्हें सरकार से लाभ मिलता है लेकिन ये पैसों की बर्बादी भी करते हैं। इन्हें सरकार से लाभ मिलता है लेकिन ये पैसों की बर्बादी करते हैं। रेवती नक्षत्र वालों के साथ में ये अक्सर देखा जाता है। तो ये 6 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालकों का ऐसा स्वभाव। तो आप लोग भी इनमें से अपनी पत्रिका देख सकते हैं। चंद्रमा यदि इन नक्षत्रों पर है तो आप लोग भी इस विषय में जुड़ सकते हैं। आप बात को समझ रहे होंगे। यदि चंद्रमा इन नक्षत्रों पर है तभी, नहीं तो किसी और नक्षत्र पर यदि चंद्रमा है तो उनका जन्म इसमें नहीं हुआ है। और
इसका उपाय, जो कुछ उपाय है, उपाय के तौर पर जैसे जब आपको पता चल जाए कि गंडमूल नक्षत्र में जब बालक का जन्म होता है तो उस समय पर 27 दिन तक उस बालक के पिता को बालक का मुख नहीं देखना चाहिए, और पिता अपने जेब में फिटकरी का एक टुकड़ा रख ले। उपाय के लिए अपने जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा रख लें और 27 दिन तक बच्चे का मुख ना देखें। और एक छोटा सा उपाय और इसके साथ में कि जो छोटा बच्चा है, जिस बालक का जन्म हुआ है, उस बालक के तकिए के नीचे 27 मूली के पत्ते डेली रखें और सुबह शाम को रखें, और सुबह उठा करके उसको ले जा करके किसी बहते हुए जल में छोड़ दें, फिर उसी समय दूसरा रख दें, फिर दूसरे दिन उसको जल में छोड़ दें। ऐसा 27 दिन तक करें। जिन लोगों का जन्म गंडमूल में होता है, जिनके बालकों का, ये उपाय करें। और 27वें दिन जब वो नक्षत्र फिर से आए तो उसका पूजन पाठ कराएं, उसका शांति कराएं, उसका जप इत्यादि करवा करके उसका शांति करा लें, ताकि जीवन में उसकी जो विशेष हानि है वो कम हो सके और अधिकाधिक आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके, उसकी जो नक्षत्र की हानि है वो कम हो। तो आज का फलित गंडमूल और बालारिष्ट रोग, बालारिष्ट के कारण जो होता है वो हमने आपको समझाया, और संभवतः इस विषय को आप समझ पाए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई त्रुटि आपको लगती है, लगता है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में भी इस टॉपिक को फिर हम आपको समझा करके इसका क्लियर कर देंगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए इस विषय को रोकते हैं। आगे फिर किसी विषय पर हम फलित ज्योतिष में उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए जो भी छात्र वर्ग या जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग जो वीडियो में आते हैं, वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हर हर